हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार सचिवालय का सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग मिनी सेट देखते हैं, यानी 50 MCQ देखने को आपको मिलेगा। और ये हमारा सेट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 2 सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, सॉल्व करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोकसभा के ही सदस्य होते हैं इसमें। और इस हम यहाँ पे कह सकते हैं लोक लेखा समिति जो है इसी को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किस आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार में नौकरियों को अन्य पिछड़े वर्ग OBC के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए, आरक्षित किया जाना चाहिए। किस आयोग ने सुझाव दिया था, सिफारिश किया था? तो मंडल आयोग, BP मंडल आयोग, आपको पता होगा। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इन्होंने ही सिफारिश की थी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? विनिवेश के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा GV रामकृष्ण मंडल, ठीक है, GV रामकृष्ण मंडल की अध्यक्षता में एक विनिवेश आयोग का गठन किया गया था, जिसका गठन 1969 में हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा जो शिखर है कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पश्चिमी घाट का है या फिर दक्षिण भारत का क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनामुडी। ठीक है, अनामुडी यहाँ पे राइट आंसर होगा। केरल और दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा शिखर है, बी को टिक करेंगे। क्योंकि आपका जो ये केरल पड़ता है वो भी आपका पश्चिमी घाट में ही पड़ता है। तो इस तरह से ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में दौरान घटित नहीं हुई, यानी लॉर्ड लिटन के समय में कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर वर्मा युद्ध की बात करें तो इनके समय नहीं हुआ था। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड लिटन का समय क्या था। लॉर्ड लिटन का जो समय था वो हम याद रखेंगे 1876 से लेकर के 80 तक, लॉर्ड लिटन का समय। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो आपका वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू करना, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्मा युद्ध इनके समय नहीं हुआ था। जैसे वर्मा युद्ध 3 बार हुआ था। प्रथम कब हुआ? 1824 से लेकर के 26 तक, ठीक है। सेकेंड वर्मा युद्ध हुआ था आपका 1852 से 53 में, 1852 से 53 में। और थर्ड 1885 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत वर्मा युद्ध नहीं है, यानी राइट आंसर बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता थे? चरमपंथी नेता नहीं थे, सॉरी ध्यान देना, नहीं थे, चरमपंथी नेता नहीं थे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। रहीमतुल्ला सयानी जी जो थे वो चरमपंथी नेता नहीं थे। देखिए, हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिख दिए हैं। जैसे एक आपका जो उदारवादी नेता थे और एक चरमपंथी नेता थे, दोनों में कौन कौन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उदारवादी नेता के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, KT तैलंग, RC दत्त, रहीमतुल्ला सयानी, यानी रहीमतुल्ला जो सयानी थे वो किसके अंतर्गत आते थे? उदारवादी नेता के अंतर्गत आते थे। दादा भाई नौरोजी, एओ होम, बदरुद्दीन तैयबजी, ये सब। लेकिन चरमपंथी जो नेता थे, यानी जो गरम दल के नेता थे, इसको कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, पिल्लई, यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई, CV राघवाचार्य, अश्विनी कुमार दत्त, T प्रकाशम, ये सभी आते थे गरम दल के अंतर्गत, यानी चरमपंथी नेता के अंतर्गत। और इनका विभाजन कब हुआ था? इन 2 गुटों में 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रासबिहारी घोष। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की गई थी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुआ था। कहाँ पर? तो अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए नहीं होगा। 1915 में इसका स्थापना हुआ था अहमदाबाद के समीप कोचरब में, ठीक है, कोचरब में हुआ था, अहमदाबाद के समीप। 1917 में जाकर के ये साबरमती स्थानांतरित हो गया था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सत्याग्रह आश्रम कब स्थानांतरित हुआ था साबरमती में, तब आपको वहाँ पे 1917 को टिक करना है। 1915 में इसकी स्थापना अहमदाबाद के कोचरब में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर कोचरब ना मिले ऑप्शन में तो अहमदाबाद दिखे तो टिक करेंगे। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है?
ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं, ऑप्शन डी। किस राष्ट्रकूट राजा ने कवि राजमार्ग, रत्नामलिका और यहाँ पे प्रसानो तारा मल्लिका जैसी रचनाएं लिखी थी? कौन थे वो? तो अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कोर्स में जो भी मटेरियल्स थी आप उसको प्रिंट आउट या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते थे, आप इंटरनल स्टोरेज में स्टोर नहीं कर सकते थे, चाहे कोई भी कोर्स हो। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने अपनी टीम से बात की, बिहार सचिवालय का जो कोर्स है उसमें काफ़ी लोग जुड़ना चाहते थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं जुड़ रहे थे क्योंकि उनको फ़ोन से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने टीम से बात करके इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि अब आप पीडीएफ को प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट कराने के लिए आपकी सुविधा हो तो करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी टीम ने इस कोर्स की प्राइस, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि बढ़ने वाला है 5 अक्टूबर के बाद, तो जो लोग पहले से जुड़ चुके हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि उनको कम कीमत में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अब जो आप नया जुड़ रहे हैं उसके लिए आपको अलग से इसके पे करना पड़ेगा, यानी कि अब 399 रुपया पे करके इस कोर्स में जुड़ेंगे, लेकिन पीडीएफ प्रिंट आउट करा सकते हैं, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको जुड़ना है तो जल्दी करिए, जाइए। अब आप अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए प्रिंट आउट निकलवाना है तो निकलवा करके पढ़ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें दी गई है फ्रेंड्स, आप मैथ्स और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस इसी में कर सकते हैं, स्टडी नोट्स सारी की सारी इसमें दी गई है। तो जाइए जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाइए और उसके बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उसके बाद प्रिंट आउट अपना निकलवा लीजिए। अगला सवाल बनता है कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर किस शैली में बनाया गया था? देखिए, भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है लिंगराज मंदिर। कभी कोई डायरेक्ट पूछा था कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भुवनेश्वर में पड़ता है। ये किस शैली में? तो कलिंग शैली में बनाया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम निम्नलिखित इनमें से कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में किसी दुर्घटना के कारण हो गई थी। तो इसके बाद इसका जो बड़ा पुत्र हुआ, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, वह उलुग खां या फिर जौना खां के नाम से जाना जाता था, इसका वास्तविक नाम। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 स्कूलों में से एक नहीं है? 6 स्कूलों में से एक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मीमांसा, साक्ष्य, न्याय, ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन अपरिहाय जो है, अपरिग्रह ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जैन धर्म के जो 5 हैं, जैन धर्म के जो 5 प्रतिज्ञा हैं उनमें से, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्मचार्य, और ये परिग्रह जो होता है, परिग्रह 4थे नंबर पर आता है, ब्रह्मचर्य जो था वो 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि इसको स्वामी महावीर ने इसको जोड़ा था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? मौलिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा। अहिंसा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का श्रिम्प जो राजधानी है इसको कहा जाता है? श्रिम्प राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, नेल्लौर। नेल्लौर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो वेद त्रयी के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, कई बार हमने इसके बारे में बात किया। वेद त्रयी स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। लेकिन अथर्ववेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? विश्व का कॉफ़ी पोर्ट, विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो बी बिल्कुल सही आंसर होगा, सेंटोस। सेंटोस बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध के नखलिस्तान के रूप में जाना जाता है? सिंध के नखलिस्तान, सिंध के बाग के रूप में जाना जाता है कौन? मोहनजोदाड़ो। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मोहनजोदाड़ो किस नदी पर बसा हुआ है? मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? ये 2 प्रश्न आपको जल्दी से कमेंट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कुषाण साम्राज्य की राजधानी थी? नहीं थी। कुषाण साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। तो यहाँ पे हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन हम जैसे कि जानते हैं, उज्जैन इसके अंतर्गत नहीं था, इसकी राजधानी के अंतर्गत नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकायुक्त जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जो कि राज्यपाल। ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बी करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? क्षेत्रीय परिषद जो कि 1956 के एक अधिनियम के द्वारा ये गठित किया गया था। तो क्षेत्रीय परिषद का प्रदेन अध्यक्ष सामान्यतः केंद्रीय गृह मंत्री माने जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट वन है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण संसद के द्वारा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? आकस्मिक निधि से संबंधित है, बताइए कौन सा अनुच्छेद? तो ध्यान रखिएगा, आकस्मिक निधि 267 का जो फर्स्ट होता है, 267 का फर्स्ट, ये करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है? एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है। तो रिट के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल सही आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला पाया गया है किसमें? चट्टानों को काटकर के बनाई गई वास्तुकला किसमें पाया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है और इसको यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम के अनुसार जो कि व्यवस्थित करना है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, बताइए, सजाइए। तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि सबसे पहले आपका क्या आया था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, हर्यक वंश सबसे पहले था। तो हर्यक वंश के बाद इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, हसीन मासुका सात याद रख लीजिए। हसीन मासुका सात, मासुका सात, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो ये आपका क्लियर रहेगा कि मगध साम्राज्य पर किन किन राज्यों ने शासन किया था। तो देखिए, हसीन से आपका हर्यक हो गया, हर्यक, हसीन, सी आपका यहाँ पे शिशुनाग, यानी 2 के बाद 4 आएगा, न है आपका नंदवंश। तो 4 2 1 तो क्लियर हो जाए, 4 2 1 और लास्ट में आपका बचा 3, क्योंकि माँ से आपका मासुका हो जाएगा। तो ये क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सिंपल सा तरीका है याद रखने का। उसके बाद अगला है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य जो योगदान रहा किस में निहित है? चोल वंश का मुख्य योगदान किस में निहित है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, एक संगठित स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के लिए काफ़ी फेमस थे चोल वंश, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं था? हर्षवर्धन के द्वारा रचित नहीं है। तो नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों इसी के द्वारा रचित है, लेकिन हर्षचरित, बाणभट्ट, इनके जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा था। तो 2 4 3 तो लिखा गया, 2 3 4, लेकिन एक नहीं है। तो केवल एक यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, केवल एक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गढ़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था? गढ़ी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम क्या था? मूल नाम अली गुरसास्प। नेक्स्ट वन है 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भेजे गए यंग हस्बैंड मिशन। यंग हस्बैंड मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? यंग हस्बैंड मिशन का उद्देश्य था तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। तो डी बिल्कुल सही आंसर होगा, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण दिया था? सर्वोच्च नियंत्रण दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण दिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1784 में, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि इतिहास में चर्चित अफीम युद्ध किन अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? अफीम युद्ध अंग्रेजों और चाइना के बीच, अंग्रेज और चीन के बीच हुआ था, ऑप्शन डी। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन तो 1899 से 1905 तक ये गवर्नर जनरल थे, यानी कि वायसराय थे। तो इनके समय में कौन सी चीज़ नहीं हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पहले ही हो गया था 1885 में ही, लॉर्ड डफरिन के समय में, 1885 लॉर्ड डफरिन के समय में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन है? तो ध्यान देंगे, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए, गुरु अंगद। दिल्ली समझौते के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए, यानी गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन हेतु सहमत हो गए थे। चलिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इसका समर्थन मिला था। तो कराची अधिवेशन भी आपका 1931 में ही हुआ था। तो इसमें इसका
समर्थन मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों के दोनों कथन सही है। अब आपको ये बताना है कि कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। बहुत बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे मानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, वुड डिस्पैच जो है इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, तो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 1854 के साथ संबंध रखता है। निम्न में आचार्यों का कौन सा कालानुक्रम जो कि सही है। आचार्यों का कालानुक्रम यहाँ पे सजाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शंकराचार्य, रामानुज, उसके बाद माधव और चैतन्य, यानी सही करण हमारा ए बन जाएगा। ए बिल्कुल सही होगा, शंकराचार्य, रामानुचार्य, माधवाचार्य और चैतन्य। बेरोजगारी की समस्या हेतु स्प्रू समिति का गठन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु स्प्रू समिति का गठन हुआ था किसके समय में, तो ये लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। लॉर्ड वेलिंगटन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला है करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो बनता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था। मदरलैंड नामक अखबार को किसने प्रारंभ किया था। इसका संबंध हो जाएगा मजहरुल हक। मजहरुल हक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका नाभिक और गुणसूत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका नाभिक और गुणसूत्रों का अध्ययन क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्गोलॉजी। कार्गोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका नाभिक और गुणसूत्रों का अध्ययन कार्गोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से निर्मित होता है। अग्नाशय से निर्मित होता है, बताइए कौन सा हार्मोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय के यानी पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से स्रावित होता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, नेत्र विशेषज्ञ उसकी दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया आपको पता है कि दूरदृष्टि दोष 2 पे 3 मैंने आपको बताया था, 2 पे 3 और 3 पे 4, यानी 2 क्या है तो 2 से दूर और 3 से उत्तल। ठीक है, लेटर आप यहाँ पे अक्षर को देख लिए, दूर तो उत्तल, 2 पे 3 और 3 पे 4, 3 मतलब निकट, 3 लेटर है ना, इसमें 3 अक्षर है, तो 4 यानी कि अवतल। तो इस तरह से याद रखिए, 2 पे 3, 3 पे 4, तो हाइपरमेट्रोपिया दूर यानी कि इस पे हो जाएगा उत्तल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि विटामिन का कौन सा समूह जो है वो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन सा होता है, तो बी और सी जल में घुलनशील है। बी और सी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बी और सी। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट वन है कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के संग्रहित होता है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के संग्रहित होता है किस में, तो ये आपका होता है नाभिक में। नाभिक में, ऑप्शन ई हो जाएगा, नाभिक में। इसके बाद है कि निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए, जैसे मिनीमता और इताई। इन बीमारियों को फैलने की 2 वजह कौन सी हैं, तो मिनीमता और इताई। तो मिनीमता होता है पारायुक्त जल पीने से, पारायुक्त जल पीने से, यानी कि आपका ये हो जाएगा पहला पारा, और दूसरा जो कि इटाई कैडमियम के कारण होता है, यानी ये। तो कहने का मतलब पारा और कैडमियम बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, पारा और कैडमियम के कारण। चलिए इसके बाद अगला है कि एल्यूमिनियम का अयस्क बताइए कि कौन कौन सा है। फेल्सपार, बॉक्साइट, कैलेमाइन और काओलिन। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो फेल्सपार भी होता है, बॉक्साइट सबसे प्रमुख अयस्क माना जाता है, कैलेमाइन है। कैलेमाइन की बात करें तो ये आपका जिंक का अयस्क होता है, ना कि एल्युमिनियम का, और यहाँ पे काओलिन तो है ही। तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, 1, 2, 4। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आप नीचे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। क्या कह रहा है कि पानी में नाइट्रोजन सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है। पानी में नाइट्रोजन सामान्यतः किस रूप में देखने को मिलता है, तो सही आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। नाइट्रेट बिल्कुल सही है। तो देखिए आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और हम लोग 100K के बहुत करीब हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चैनल को जल्दी से 100K कंप्लीट करें, यानी 1 लाख के परिवार हमें जल्दी से बना दीजिए, ताकि हमें एक बड़ा सा परिवार एक सामने देखने को मिले। तो अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।